अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, और अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं, हम सब मतलब आप और मैं, हम सब ही हुए, हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी एग्जाम लेने वाला है उसके सिलेबस के बारे में, साथ में जो यूपी का लेखपाल एग्जाम होना है, पटवारी का एग्जाम होना है, उसके सिलेबस के बारे में। दोनों के पाठ्यक्रम में ज्यादा अंतर नहीं है, लेखपाल में केवल एक विषय बढ़ जाता है, ग्राम समाज एवं विकास। इस सब को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज यहां पे लाने वाला हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी, आपको जीएस के सारे टॉपिक मिलेंगे, कल से ही आपको करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलने वाली हैं, और भी बहुत कुछ आप यूपीएसआई इत्यादि की तैयारी करना चाहते हैं। चलिए तो बिना देरी किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए मैंने ऊपर लिख रखा है लेखपाल/पीईटी सिलेबस, और इसके बारे में जानेंगे हम कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसके बारे में देखते हैं। तो लेखपाल के जो पद हैं वो लगभग 5200 हैं, 5200 प्लस 5200 प्लस। ठीक है मित्रों, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जो पीईटी के सिलेबस है और लेखपाल के सिलेबस में मैंने आपको अंतर बता दिया है कि ग्राम समाज एवं विकास का अंतर है। तो हिंदी से बात करना शुरू करते हैं। देखिए हिंदी में आपको वर्णमाला पढ़ना है। एक वीडियो मैंने एसआई से रिलेटेड भी बनाया है, उसमें भी हिंदी सेम टू सेम है, क्योंकि अगर इतनी हिंदी की आप कवरेज कर लेंगे तो कोई भी आपका क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है। और 1 जनवरी से मैं भी आपको कराने वाला हूं। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, आपको मजा आने वाला है। दूसरा जो टॉपिक है वो है शब्द भेद। शब्द भेद है, शब्द भेद में जैसे आप पढ़ेंगे अलग अलग तरह के शब्द होते हैं, तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है। इस तरह उत्पत्ति के आधार पर इस तरह के सब शब्दों को हम देखेंगे। साथ में पर्यायवाची शब्द, देखो पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं, तो मैं आपको मैक्सिमम सब करवाने की कोशिश करूंगा अलग अलग वीडियोज में, लाइव आकर भी करवाने की कोशिश करूंगा, जैसे सूटेबल होगा वैसे करा दूंगा, पर एक भी छूटने नहीं दूंगा। याद करने का सब सिस्टम देखेंगे। साथ में देखेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द कैसे होते हैं कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं, तो इसको हम समझेंगे। अगर ट्रिक की जरूरत पड़ेगी तो ट्रिक से समझाऊंगा, बाकी अगर नॉर्मल तरीके से समझ जाएंगे तो नॉर्मल तरीके से आपको मैं समझा दूंगा। उसके बाद वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप अगर इंग्लिश के एग्जाम देते होंगे तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पता होगा, जैसे कि जो कभी ना मरता हो अमर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग रहता है साथ में। तो अब अगला टॉपिक जो है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। अशुद्ध वाक्य होते हैं तो उन्हें शुद्ध कैसे किया जाता है। जैसे आप इंग्लिश में एरर फाइंडिंग करते हैं, एरर को डिटेक्ट करते हैं, ऐसे ही आपको हिंदी में एरर फाइंडिंग करनी है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। और कई बार आपसे पूछता है कि किस चीज की गलती है, स्वर की गलती है, व्यंजन की गलती है, क्रिया की गलती है, संज्ञा की गलती है, कुछ भी गलती हो सकती है, तो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय अगला टॉपिक है। उपसर्ग प्रत्यय, ये शब्द के आगे और पीछे लग के नए नए शब्दों की उत्पत्ति होती है, ये हमको समझना है। पेपर में पूछेगा कि ये जो शब्द आपको दिया हुआ है इसमें कौन सा उपसर्ग है या कौन सा प्रत्यय है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये टॉपिक हम कवर करेंगे। उसके बाद संज्ञा, संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन, और विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, इन चीजों को हमको देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। उसके बाद क्रिया और क्रिया विशेषण यानी कि वर्ब और साथ में एडवर्ब, इन चीजों को हमको देखना जरूरी है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद काल, काल होता है टेंसेस। टेंसेस हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, तो हम टेंसेस को पढ़ेंगे, काल को पढ़ेंगे। और वाच्य, वाच्य होते हैं पैसिव वॉइस, जैसे इंग्लिश में पैसिव वॉइस होता है इस तरह हिंदी में वाच्य होता है। और उसके बाद अव्यय, अव्यय को हमें को देखना है, अव्यय शब्द से संबंधित एक टॉपिक है, ये हम समझेंगे। उसके बाद जिसको सबसे डर लगता है वो है संधि। संधि के साथ में दूसरा टॉपिक है समास। समास को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद विराम चिन्ह, अलग अलग तरह के चिन्ह होते हैं इंग्लिश में, जैसे पंक्चुएशन होता है, फुल स्टॉप होता है, कोमा होता है, कहां पे कौन कौन सा लगना होता है, तो ये सब चीज हम देखेंगे। उसके बाद रस, छंद और अलंकार, ये एक टॉपिक है। उसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये एक टॉपिक है।
अब उसके बाद आगे हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है हिंदी भाषा में पुरस्कार। अभी जेल वार्डन का एग्जाम हुआ था, जेल वार्डर भी कहते हैं, जेल वार्डन भी कहते हैं, फायरमैन भी कहते हैं, उसका एग्जाम हुआ था तो उसमें बहुत कठिन हिंदी पूछी गई थी। तो यूपी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आपसे बहुत अच्छी हिंदी पूछी जाने वाली है, तो आप तैयार हो जाइए। तो हिंदी भाषा में जितने पुरस्कार होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद अपठित बोध, अपठित बोध होता है अनसीन पैसेजेस। आपको एक पैसेज पढ़ना होगा, आपको एक पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना होगा, उसके बेसिस पे आपको आंसर देने होंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हिंदी का इतिहास एवं विकास, हिंदी का इतिहास कहाँ क्या था और हिंदी का विकास कैसे हुआ, किन भाषा से इसका विकास हुआ, ये कालक्रम हमको देखना है। साथ में हिंदी का संवैधानिक संबंध क्या है, भारतीय संविधान में हिंदी के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं, किन उपबंधों में हिंदी का जिक्र किया गया है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी देखेंगे हम। और मोस्ट इंपोर्टेंट फिर बचता है जिससे सबको डर लगता है, वो है हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी लिटरेचर। और हिंदी लिटरेचर में हम किस तरह पढ़ेंगे, देखिए आप, हिंदी लिटरेचर को 4 भागों में बांटा जाता है। पूरा आदिकाल जो सबसे पुराना काल है यानी कि वीर गाथा काल भी इसको कहते हैं। उसके बाद भक्ति काल जिसमें ज्यादातर भक्त कवि हुए हैं, इसको हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उसके बाद रीति काल, देखो आदिकाल में जैसे चंद्रवरदाई हुए, पृथ्वीराज रासो उन्होंने लिखी, तो इस तरह की रासो साहित्य है उस संबंध में। इसी तरह रीति काल में कौन है, रीति काल में बिहारी हैं जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी है, तो ये देखेंगे। और उसके बाद आधुनिक काल जो अभी चल रहा है वो आधुनिक काल है, और इसका भी फर्दर डिवाइडेशन है, आगे चल के डिवाइडेशन है। इसमें सबसे पहले भारतेंदु युग हुआ, उसके बाद द्विवेदी युग हुआ, उसके बाद छायावाद आया, उसके बाद प्रगतिवाद आया, उसके बाद प्रयोगवाद आया, और अभी जो फिलहाल ट्रेंड में है वो है नई कविता। तो नई कविता यहां तक कि हम जो भी प्रमुख लेखक होंगे, प्रमुख कवि होंगे, उनको सबको पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, और उनकी रचनाओं से जो एग्जाम्पल आते हैं कि पूछा जाता है एकदम डायरेक्टली, कोई दोहा दे देगा, कोई पंक्ति दे देगा, कोई भी कोट दे देगा, कोई उक्ति दे देगा, पूछ लेगा किस लेखक किस कवि की है, तो उसको मैं आपको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको एकदम अच्छा कवरेज दूंगा, आपको कहीं से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में 22वां एक टॉपिक है तार सप्तक एवं तार सप्तक से संबद्ध कवि। तो तार सप्तक को हमको देखना जरूरी है, तार सप्तक को हमको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद प्रमुख कवियों के गुरु, प्रमुख कवियों के गुरु यहां से क्वेश्चन आता है। और 24वां जो टॉपिक है कवियों के जन्म स्थान एवं समय। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं। उसके बाद आखिरी जो टॉपिक है वो प्रमुख रचनाएं एवं पुस्तकें। तो ये देखेंगे हम कि बाकी जो छूट जाएगा उसको यहाँ पे इस टॉपिक में हम कवर कर लेंगे। उसके बाद पहले हम लेखपाल की बात करते हैं। पीईटी में तो हिंदी और लेखपाल में हिंदी सेम ही आनी है। तो इसमें एक टॉपिक है ग्राम समाज एवं विकास। तो इसका सिलेबस ठीक से पता ही नहीं होता है, अलग अलग बुक में रहता है, तो मैं आपको बता देता हूं। आपको 5-6 टॉपिक के थ्रू मैं कवर करा दूंगा पूरा का पूरा ग्राम समाज एवं विकास। वो है ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग। ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण विभाग होते हैं वो आपको देखना और पढ़ना जरूरी है। साथ में राजस्व विभाग द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य, जो राजस्व विभाग होता है जिसमें लेखपाल इत्यादि होते हैं, आगे चल के प्रमोशन भी होते हैं, लेखपाल होता है, और उसके बाद कानूनगो होता है, राजस्व निरीक्षक होता है, फिर नायब तहसीलदार, उसके बाद उप जिलाधिकारी। तो ये सब विभाग से संबंधित ये इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य देखेंगे। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण। तो भूमि सर्वेक्षण संबंधी हम देखेंगे, और उत्तर प्रदेश में भूमि का मापन किस तरह से होता है, कितने बीघा में कितने ये हेक्टेयर, ये सब चीज समझेंगे हम, कितने हेक्टेयर में कितना बीघा होता है, 1 बीघा कितने गज का होता है, ये सब चीज हम देखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद लगान, जिसको भू राजस्व भी कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे, और इससे संबंधित लगान और भू राजस्व संबंधित जो अधिकारी गण हैं उनका भी नाम, उनकी डिटेल्स को हम देखेंगे। और फाइनली 5वां जो टॉपिक है वो है केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा गांवों के विकास के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाएं। तो केंद्र सरकार जो योजनाएं चला रही है, राज्य सरकार जो योजनाएं चला रही है, उनके प्रमुख प्रावधान क्या है, वो कब शुरू की गई, इन सबको भी मैं आपको कवर कराऊंगा। देखिए अब 2 टॉपिक बचते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। आपको सबको पता है ये सेम ही टॉपिक रहते हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। मैथ्स में देखो संख्या पद्धति आना है। देखो स्पेस थोड़ा कम था तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ा, अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप वाइड स्क्रीन करके देख सकते हैं। तो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, उसके बाद सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव एवं भिन्न एक टॉपिक है, ये आपको करना जरूरी है। उसके बाद स्क्वायर रूट है और क्यूब रूट है, वर्गमूल तथा घनमूल है, ये आपको
पढ़ना जरूरी है। साथ में लघुत्तम समाप्रत्यय और महत्तम समाप्रत्यय, ये एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक है। फिर अनुपात समानुपात यानी कि रेशो एंड प्रपोर्शन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, उसके बाद लाभ हानि, लाभ हानि के बाद छूट यानी डिस्काउंट। ये दोनों टॉपिक कई बार लाभ हानि और छूट एक साथ रहते हैं, पर कई बार अलग अलग भी रहते हैं अलग अलग बुक्स में। उसके बाद एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। उसके बाद सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद साझेदारी, इंग्लिश में पार्टनरशिप कहते हैं, ये एक टॉपिक है। उसके बाद समय कार्य, टाइम एंड वर्क, ये एक टॉपिक है। फिर समय और दूरी, इससे आपको क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, समय और दूरी से यानी टाइम एंड डिस्टेंस। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर लेखपाल ये है मेंसुरेशन, क्योंकि लेखपाल को नाप माप ये सब ज़्यादा मापन का कार्य रहता है, तो उसको मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, यानी उसको एरिया निकालना आना चाहिए, आयतन निकालना आना चाहिए, अलग अलग आकृति का, 2D हो या 3D हो। 2D मतलब कि 2 डायमेंशनल या लंबाई चौड़ाई, ये 2 डायमेंशनल होता है। और 3D यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ विड्थ एंड हाइट, ये तीनों की तीनों चीज़ें से संबंधित जो मेंसुरेशन क्वेश्चन है वो सॉल्व करने आना चाहिए। बेसिक अलजेब्रा आपसे पूछा जाएगा, और सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपको माध्य, बहुलक, विचलन और आवृत्ति ये सब निकालना पड़ता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे आपके। और DI डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको ग्राफ, पाई चार्ट और टेबल, इनमें से क्वेश्चन को देखना और सॉल्व करना पड़ता है। ये आपका मैथ्स का टोटल आपके टॉपिक्स हैं। उसके बाद रीजनिंग को फटाफट देख लेते हैं। रीजनिंग में कैलेंडर है, घन है, पासा है। पासा क्या होता है? डाइस होता है, डाइस से क्वेश्चन पूछे जाता है। घन क्या है? क्यूब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन, दिशा दूरी यानी कि डायरेक्शन, ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर घड़ी, क्लॉक है। सादृश्यता, एनालॉजी एक टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, पूछे जाते हैं 4 से 5 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। उसके बाद वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में नंबर सीरीज, नंबर दिए रहते हैं और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। रीजनिंग में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता न कीजिए। उसके बाद लेटर सीरीज है, लेटर दिए रहते हैं इंग्लिश के, और उसमें आपको देखना पड़ता है कि कितना जंप कर रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इनको आपको देखना पड़ेगा। साथ में कोडिंग डिकोडिंग, इस चैप्टर से आप वाकिफ होंगे। शब्द रचना होता है, शब्द रचना में क्या होता है कि एक क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा रहता है, एक शब्द लिखा रहता है, और ऑप्शन में 4 चीजें होती हैं। उन 4 ऑप्शन में से वो पूछता है कि जो शब्द क्वेश्चन में दिया गया है कि इनसे कौन सा नहीं बन सकता या कौन सा बन सकता है। आपने क्वेश्चन देखे होंगे, तो शब्द रचना में ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद सिलोजिज्म के क्वेश्चन आते हैं कि सारी मेजें कुर्सियां हैं, सारी कुर्सियां किताबें हैं, तो उनमें से फिर आपको निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ता है। ये सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन होते हैं। साथ में आपको क्रम व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट होता है कि इधर से 11वें नंबर पे बैठा है, इधर से 15वें नंबर पे बैठा है, बताओ रवि कौन से नंबर पे, इस तरह क्वेश्चन होते हैं। वो सिटिंग अरेंजमेंट राउंड में भी हो सकता है, सीधी पंक्ति में भी हो सकता है, और ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण किसी तरह से आपसे वो प्रश्न पूछ सकता है। और फाइनली नॉन वर्बल रीजनिंग, अभाषिक, जो आपको चित्रों के माध्यम से चीज़ों को सॉल्व करना होगा। तो ये आपका सारा का सारा सिलेबस है, ये इनके टॉपिक्स हैं, और इनको हम कल से ही शुरू करने वाले हैं। तो कल से आपको करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, डेली करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, साथ में हम हिंदी की क्लासेस शुरू करेंगे। तो आप फटाफट जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी मेरे दोस्त, और आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे, आप खुश रहें और आप जल्दी कामयाब हो जाएं। इसी शुभकामना के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।